तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग को इस मून गेजर के अंदर में फाइनली एक जगह मिलती है जहां पर इसे एक एंशिएंट गॉड मिलते हैं। और वही बाहर में इस सरपेंट का बैटल ऑल हेवन स्टार सिस्टम के जो आप 7 पावरफुल लोग कह सकते हो उनसे चल रहा था। पहली बार मून गेजर को थोड़ा सा ही सही पर एक हिचक आती है। और ऐसा इसे बहुत पहले हुआ था जब ये ऐसे स्पेस में घूम रहा था प्लेनेट के शेप लेकर के। तो ऐसी एक आवाज़ सुनाई दी थी कि इधर मत आओ। उससे भी शायद ज़्यादा या कम, मतलब उसके बराबर भी आप डेंजर मान सकते हो। और इसके हिसाब से ये कम था, लेकिन फिर भी अब क्योंकि इसे डर लगता है तो ये अपना ट्रू स्ट्रेंथ दिखाता है और फिर से एक स्पेल अटैक ये लॉन्च करता है। अभी जो रेड रोब्ड मैन थे जो कि ऑक्टाकुलर फॉर्मेशन से इस पर अटैक कर रहे थे, फ्लेमिंग थंडर अटैक बरसाना शुरू करते हैं। और वो जो 4 बॉयज़ वाला अटैक था उसे भी लॉन्च करते हैं। जो ब्लैक रोब्ड मैन थे वो अपने ईगल अटैक को लॉन्च करते हैं। शेंगोंग फैमिली वाले भी एंसेस्टर यहाँ पर अटैक करते हैं अपने थंडर स्पिरिट से। जैन फैमिली के ली युनजी स्वॉर्ड अटैक यूज करते हैं और इनका स्पीड बहुत फास्ट था। इनके टेक्निक का नाम था हार्ट मूवमेंट सेलेस्टियल स्पेल। 5 कलर डाउइस्ट भी यहाँ पर अटैक करते हैं। ब्लड गॉड यहाँ पर अपने ब्लड पावर को यूज करते हैं। अब ये बेसिकली ब्लड गॉड इसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं कि मैं इसे अंदर से तबाह करूंगा। तो वैसे ही करके मास्टर फ्लेम स्पार्क भी अपना अटैक लॉन्च कर देते हैं। मून गेजर काफी इस समय गुस्से में था। अंदर से इसकी तबाही चल रही थी, बाहर से भी तबाही चल रही थी। अब इसके मुंह से जो छोटे छोटे मून गेजर्स थे वो बाहर निकलना शुरू करते हैं। जितने भी मून गेजर्स बाहर आते हैं वही टेक्निक यूज करते हैं जो कि ये यूज करता है, यानी कि एंशिएंट गॉड का फिंगर अटैक। अब इन अटैक्स को देखकर फाइनली ये जो 6-7 महारथी थे इनके चेहरे पर एक सिकन सी आती है, क्योंकि ब्लड गॉड अंदर थे तो उन्हें नहीं पता था बाहर क्या चल रहा है। पहली बार मास्टर फ्लेम स्पार्क भी इनकी भौहें खड़ी हो जाती है कि यार ये किस प्रकार का मून गेजर है। और जब ये टेक्निक यूज करता है तो वांगलिंग के आसपास जो भी कल्टीवेटर्स थे जिसको इसने अपने बॉडी में रखा था उनकी ऑरा खत्म होते जाती है। अब जो एंशिएंट गॉड बचे थे उनकी ऑरा ये एब्जॉर्ब करने लगता है। बल्कि एब्जॉर्ब करना आप गलत बोलोगे, इसे डेवोरिंग कह सकते हो, मतलब सीधा निचोड़ रहा था। अब वांगलिंग ये सोचता कि इसे अटैक करता हूँ और एंशिएंट गॉड को छुड़ा देता हूँ, पर एंशिएंट गॉड मना करते हैं क्योंकि मून गेजर सरपेंट के साथ इनका मानना ये था कि अब ये एक हो चुके हैं तो तुम मुझ पे अटैक करोगे तो मून गेजर अब तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ से जाओ और उस बंदे को ले आओ, मैं उसे अपना इनहेरिटेंस दूंगा, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आवाज़ और कमज़ोर हो जाती है। ये बोलते हैं कि तुम अपने पावर से तो यहाँ से निकल नहीं पाओगे, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अब ये अपनी आंखें खोलते हैं और इनके जो 8 तारे थे 8 स्टार्स चमकना शुरू करते हैं। हालांकि वो पहले से काफ़ी धुंधले हो चुके थे और इनमें से एक स्टार को ये एक्सप्लोड करवा देते हैं। और एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था कि यहाँ पर एक रास्ता बन जाता है। इधर इसी एरिया से ब्लड गॉड एंटर करते हैं और उन्हें ये लोकेशन मिल जाता है। धीरे धीरे अपना शेप ले रहे थे, मतलब ब्लड के रूप में एंटर करते हैं। अब इनकी बॉडी बन रही थी, पर एंशिएंट गॉड की पावर की वजह से इन्हें पीछे भागना पड़ता है। ये इंजर्ड हो जाते हैं, खून की उल्टी कर रहे थे क्योंकि इनके सोल के साथ एक डेमन कनेक्टेड है। अगर नहीं होता ये मर चुके होते। जो डेमोनिक शेडो था इनके अंदर वो फाइनली बोलता है एंशिएंट गॉड। सेम चीज ब्लड गॉड भी कहता है और दोनों की आंखों में डर को देखा जा सकता था। अब ब्लड गॉड यहाँ से भाग जाते हैं अपना एक टेक्निक यूज करके। फ्लेम स्पार्क इधर बहुत सारे सीलिंग टेक्निक्स निकालते हैं और कई सारे फ्रैगमेंट्स। और वो जो 4 बच्चे थे जियांग फैमिली के, शायद मतलब जो टेक्निक था उनका, फिलहाल ये लोग वो यूज करते हैं। लेयुनजी भी साथ दे ही रहे थे, लेकिन फिर भी जो फॉर्मेशन था वो धीरे धीरे टूटने लगता है मून गेजर के अटैक की वजह से। और एक बच्चा ये खून की उल्टी करता है। रेड रोब्ड मैन ये भी हैरान थे क्योंकि यार ये इनका फैमिली का इनहेरिटेंस था। फ्लेम स्पार्क को अब गुस्सा आता है, जो इनके पास सेलेस्टियल रियल्म का फ्रैगमेंट था अब इसे ये एक्सपेंड करने लगते हैं। और अब ये बोलते हैं कि सभी लोग मेरी मदद करो, अब मैं इसे सील कर दूंगा। और फिलहाल ये अपना फुल पावर यूज करते हैं। अब मून गेजर सरपेंट पैनिक करना शुरू करता है और इसे याद आता है कि बहुत समय पहले एक आवाज इसे सुनाई दी थी जिससे ये डर गया था। उसकी और भी कुछ वैसे ही थी, बट वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। यहाँ पर इसने जो भी एंशिएंट गॉड फिंगर्स अटैक किए थे सभी को फ्यूज करता है और आगे बढ़ाता है। और जो 4 में से 3 बच्चे थे, क्योंकि चौथा वाला तो इंजर्ड था, इनकी बॉडी भी इस अटैक के सामने एक्सप्लोड कर जाती है। शेंगोंग फैमिली के एंसेस्टर यहाँ पर अपना पावरफुल अटैक लॉन्च करते हैं, थंडर ड्रैगन वाले। पूरा मानो इस समय नॉर्दर्न डोमेन हिल रहा था। 5 कलर डाउइस्ट भी यहाँ पर अटैक करते हैं। बेसिकली ये ईगल में बदल जाते हैं और एक बेल इनके बॉडी से बाहर निकलता है जो कि बजने लगता है। अब आवाज की वजह से मून गेजर सरपेंट इसका पेन और बढ़ जाता है, बट एंशिएंट गॉड फिंगर के सामने ये अटैक भी
कोलैप्स कर जाता है। अब लियोन जी पीछे भागते हैं, लेकिन तब तक लेट हो चुका था। अटैक इतना पावरफुल था, ये मरते तो नहीं है क्योंकि बहुत पावरफुल है, बट एंशिएंट गॉड फिंगर की वजह से इनका ओरिजिन सोल डैमेज हो जाता है और ये फिंगर अटैक रुकता नहीं। अब रेड रोब्ड मैन की तरफ पड़ता है। उनका जो फॉर्मेशन था, रेड ऑक्टागोनल फॉर्मेशन, वो इस अटैक से टकराता है और इसी मौके का फायदा उठाकर 5 कलर डाउइस्ट भी आगे बढ़ते हैं। और बाकी लोग भी अपने अपने पावरफुल अटैक्स निकालते हैं। इधर 50 किलोमीटर की दूरी में जो भी इल्यूजनरी इन कल्टीवेटर्स थे, इस प्रेशर की वजह से अपने आप उनके नाक से मतलब बॉडी से ब्लड आने लगता है। लियोन जी काफी पीछे जाके गिरते हैं। ब्लैक रोब्ड मैन यानी जो ईगल का पावर यूज कर रहे थे, वो भी काफी पीछे जाके गिरते हैं। रेड रोब्ड मैन यानी जो ऑक्टागोनल पावर यूज कर रहे थे, वो भी जाके नीचे गिरते हैं। 5 कलर डाविस्ट का भी सेम हाल था और सब खून की उल्टी कर रहे थे। पांचों सीरियसली इंजर्ड थे, लेकिन जो एंशिएंट गॉड फिंगर था वो अब डिस्ट्रॉय हो चुका था। इधर जो यहाँ से 50,000 किलोमीटर की दूरी पे थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का मैसेंजर था, वो भी खून की उल्टी करता है। कोलिजन की वजह से जो शॉक वेव फैले थे वो इतने पावरफुल थे। इधर जो एंशिएंट गॉड थे, मून गेजर सरपेंट के अंदर उसे लगातार ही अपना मून गेजर एब्जॉर्ब किया जा रहा था। और जो इन्होंने वो अपने एक स्टार को फोड़ा था, उसकी वजह से ये यहाँ पर ट्रांसफर एरे बना देते हैं वांगलिंग के लिए। कुछ मंत्र पढ़ गए और बोलते हैं कि जाओ भाई, मेरे रियल क्लैन मेंबर के को लेके आओ। वांगलिंग इनकी तरफ देखता है, जो कि काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, और इस ट्रांसफर एरे में चढ़ के गायब हो जाता है। इधर मास्टर फ्लेम स्पार्क फाइनली वो अपना सीलिंग टेक्निक तैयार कर चुके थे। मून गेजर सरपेंट को चारों तरफ से घेर लिया गया था। फ्लेम स्पार्क से इसे ज़्यादा डर लग रहा था। फ्रैगमेंट्स पर ही अपने टेंटेकल्स को मारता है, पर कोई मतलब नहीं था। मून गेजर अब बेसिकली कोलैप्स कर रहा था। इस दौरान एक बंदा बाहर निकलता है और वो देख नहीं पाता इसे, मतलब मून गेजर, क्योंकि अब ये बेहोशी जैसा हो रहा था। बस इतना समझ पाता है कि ये कोई पुरुष था जो कि एकदम शांत था। लियोन जी जो कि कोलैप्स कर रहे थे, इस बंदे को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और एक रेस्पेक्ट दिखाते हैं कि फ्लेम स्पार्क ने इस बंदे को भी बुलाया था। बाकी भी 4 जो बंदे थे बाहर में, वो भी देख करके इन्हें रेस्पेक्ट दिखाते हैं और ये बंदा मून गेजर सरपेंट की तरफ बढ़ता है। मून गेजर सरपेंट कांपने लगता है, पीछे भागने लगता है। इधर यहाँ से लगभग लाखों किलोमीटर की दूरी पे वांगलिंग प्रकट होता है। पीछे पलट के देखता है और समझ गया था कि मून गेजर के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा था। फिर ये सोचता है कि वो एंशिएंट गॉड चाइल्ड, उन्हें अपना एक सक्सेसर चाहिए, पर क्या पता उन्हें मेरी ओरिजिनल बॉडी चाहिए थी। मैं ट्राई कर सकता था, बट इसमें भी रिस्क है कि क्या पता वो मेरी बॉडी को पोजेस कर ले। इस बारे में बाद में सोचूंगा। इधर वांगलिंग स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है और कई दिनों के बाद प्लेनेट किंगलिंग पे बाहर निकलता है। अब वांगलिंग को देखकर चोजन इमॉर्टल क्लैन के 10 लोग आते हैं। इनमें वो ओल्ड मैन भी थे और इसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और ओल्ड मैन पूछता है, हमने सुना याओ फैमिली ने आप पर अटैक कर दिया था। वांगलिंग बोलता है जो भी था वो सेटल हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर यह हेंग्यून पीक पर चले जाता है। जैसा कि इसका गुफा ये छोड़ के गया था वैसे ही था। और वैसे भी वांगलिंग काफ़ी थका हुआ था। अब जाकर इसे समय मिला था कि रिलैक्स कर ले। सबसे पहले ये फर्नेस को निकालता है और इसे रिफाइन करना शुरू करता है कि मैं इसे जितना रिफाइन करूँगा इसके पावर को उतना ज़्यादा यूज़ कर पाऊँगा, बट पहले मुझे इसे स्टडी भी करना पड़ेगा। इधर टाशान भी बाहर निकलता है जो कि सीरियसली इंजर्ड था और वो भी अब खुद को हील करना शुरू करता है। फिलहाल वांगलिंग याओ बिंगियन को निकालता है। कर्मा विप अभी भी इसके सोल को ट्रैप करके था और बहुत सारे सीलिंग मेथड्स भी। बट ये लड़की फिलहाल ऐसा लग रहा था मानो बेजान सी हो चुकी हो। इसके बॉडी में ओरिजिन एनर्जी था, बट इसके ओरिजिन सोल से वो अलग हो चुका था। कारण वही था जब ये उस स्नेक के अंदर गई थी। अब वांगलिंग सोचता है इससे मैं सेलेस्टियल गार्ड बना सकता हूँ, बट उसके पहले मैं इसके पावर को यूज़ करूँगा। अब इस लड़की की बॉडी में जो भी इसका पावर अलग हुआ था ओरिजिन एनर्जी का, उसे वांगलिंग बाहर निकालने लगता है और रिफाइन करने लगता है और खुद एब्जॉर्ब करने लगता है। समय बीतता है, सुबह होता है, रात होता है, फिर सुबह होता है, पर जब भी याओ बिंगयुन के बॉडी पे सूरज की किरणें पड़ती थी, ये लड़की क्या ही सुंदर दिखती थी। बट इसके आंखों में एक अलग उदासीपन था। अब इधर लगातार इसके ऑरा एब्जॉर्ब करने से वांगलिंग का पावर लेवल बढ़ता है। मतलब जो इस लड़की की बॉडी से ओरिजिन ऑरा अलग हुई थी उससे ही बस ये एब्जॉर्ब करता है। इसका पावर लेवल अब पीक पर था, कॉर्पोरियल यांग के। बस इसे अपना डोमेन अब इवॉल्व करना था, फिर उसके बाद ये निर्वाणा स्क्रायर पे पहुंच जाएगा। वही दूसरी तरफ जो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल था, उसमें जो 108 सेलेस्टियल का कंपटीशन होने वाला था वो भी शुरू हो चुका था। और बात भी ऐसी थी कि इन लोगों को सेलेस्टियल का टाइटल भी मिलने वाला था, तो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। तो कंपटीशन के रूल, डेट वगैरह सभी सेट हो चुके थे, जो कि अब से 4 महीने बाद थे। इस कंपटीशन के बाद ही
ये लोग अलायंस स्टार सिस्टम के लिए वो रास्ता खोलने वाले थे और उसके बाद बैटल शुरू होगा। वांगलिंग को इन सब चीजों का पता नहीं था। इसे 10 दिन हो चुके थे। याओ बिंग का ऑरा ये एब्जॉर्ब कर चुका था। धीरे धीरे ये ऑरा इसका बन चुका था। बट वांगलिंग ने ज्यादा नहीं एब्जॉर्ब किया था, 30% के आसपास ऑरा ये एब्जॉर्ब किया था। अब इसे लगता है कि यार मेरा कर्मा डोमेन कैसे इवॉल्व होगा, क्योंकि लाइफ और डेथ से भी ज्यादा वो मिस्टीरियस है। जैसे ये इसके बारे में सोचता है कि कर्मा से कोई नहीं बच सकता, और उसके एग्जाम्पल सोचता है कि सेटो से मिलना, हेवन डिफाइंड बीड का मिलना, ये सब कर्मा का पार्ट था। बट इसे फिर भी फुल समझ नहीं आ रही थी अभी कि यार कर्मा डोमेन है क्या, इसे मैं बढ़ा कैसे सकता हूँ। फिर इसे याद आता है कि जब ये डेमन स्पिरिट लैंड में था तो एंशिएंट डेमन वेलुओं ने इसकी मदद की थी। ये एक मिस्टीरियस स्टेट में चला गया था जहाँ पर इसे सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट का रहस्य भी पता चला था। उसके बाद ही तो इसने उस स्लॉटर आर्ट को अपनी बॉडी से निकाल दिया था, और उस समय इसे दुनिया का डाओ भी समझ में आया था। फिर ये ऑलसीर के डाओ के बारे में सोचता है, जिसे डाओ ऑफ हेवेंस कहते हैं। जैसे ग्रे रोब्ड ऑलसीर का भी इसे याद आता है कि ऑलसीर के बहुत सारे क्लोन्स हैं, और ऑलसीर बस एक ही डाओ प्रैक्टिस नहीं करते, अलग अलग बॉडीज होंगी तो अलग अलग डाओ वो प्रैक्टिस करते होंगे। जैसे उन्होंने सन यून को भी डिवोर कर लिया था, तो क्या वो सही है? अब वांगलिंग एक डिसीजन लेता है इतनी चीजें सोचने के बाद, और याओ बिंग की तरफ ये अपनी उंगली को बढ़ाता है। इसके हिसाब से अगर इसे थर्ड स्टेप में जाना है तो इसे बहुत सारे लोगों के डाओ को समझना पड़ेगा, तभी ये जा सकता है। और उसके लिए इसे दूसरे के डाओस को डिवोर करना पड़ेगा, मतलब दूसरे के डोमेन को आपको डिवोर करना पड़ेगा, और उसके बाद उसे अपने कर्मा डोमेन में बदलना पड़ेगा। अब इसकी उंगली याओ बिंग के जो थर्ड आई होता है वहां पे पड़ता है, पर जैसे ही इसे टच करने वाला था पता नहीं क्यों रुक जाता है कि यार मैं कितने लोगों के डोमेन को डिवोर करके समझूंगा, फिर मेरा रास्ता तो वही हो जाएगा ऑलसीर के जैसा। लेकिन अगर मैं डिवोर नहीं करूंगा तो मैं कर्मा को कैसे समझूंगा? अब वांगलिंग इस बारे में सोचने लगता है। ये कसम में पड़ जाता है कि क्या करूं। ऑलसीर ने इसे एक बार बताया था कि उनके 3600 जन्म हो चुके हैं, और हर जन्म में उन्होंने अलग अलग डाओ को प्रैक्टिस किया था। समय बीतता है और वांगलिंग की उंगलियां वहीं पर रुकी थी। 3 दिन निकल जाते हैं, पर ये 3 दिन 300 साल के जैसे थे। इसकी बॉडी वहीं पर थी। दिल में एक कंफ्यूजन था। ये सोचता है कि डाओ है क्या, ये मानो खुद से पूछ रहा हो। अब इसे क्या पता था कि इसके बॉडी में अब क्या चल रहा है, क्योंकि ये एक अलग विचारों में खो चुका था। इसकी बॉडी में जो ओरिजिन ऑरा थी वो फैलना शुरू हुई थी, बवंडर का रूप ले रही थी, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी, एक ब्लैक होल जैसा बनने लगता है। ब्लैक और वाइट कलर दोनों अलग दिखते हैं, एक येन था तो दूसरा यांग। वांगलिंग को अभी भी होश नहीं था। इसका जो ओरिजिन सोल था, जबकि जो कि अब एंशिएंट थंडर ड्रैगन में बदल चुका है, वो फिर से ह्यूमन शेप में आता है, और वो इसका सोल इसकी तरफ इशारा करता है, हेंगयून पिग की तरफ। जो भी पावरफुल लोग थे वो एक रेस्पेक्ट दिखाते थे, क्योंकि यहाँ पर वांगलिंग रहता था, जो कि अब एक तरह से इनके लिए एक डाइटी था। वांगलिंग अभी भी खोया हुआ था कि डाओ क्या है, और इसकी ये आवाज़ पूरे प्लेनेट किंगलिंग के लोगों को, मतलब उनके सोल में गूंजने लगती है। अब ये जो पूरा पहाड़ था मानो जहाँ पर वांगलिंग था, वो गायब हो जाता है। बस यहाँ पर वांगलिंग बसता है। याओ बिंग बेहोश थी और इसका उंगली वहीं पे रुका हुआ था। अगर यहाँ पर ब्लड एंसेस्टर या कोई भी आते तो इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाते, क्योंकि ये जो चीज़ है ये लोग सेकंड स्टेप में जाने के बाद भी नहीं अचीव कर पाते। इसे कहते हैं ड्रीम डाओ। मतलब आप सपने में अपने डाओ को कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, समझ रहे हो। कहा ऐसा जाता है कि बहुत समय पहले एक बंदा था पेंग जू करके, जो कि एक नॉर्मल मॉर्टल था। उसने भी यही मेथड यूज़ किया था, और बाद में वो एंशिएंट सेलेस्टियल बन गया था। इवन वो बंदा सन और मून को भी देख सकता था, मतलब उनके अंदर क्या है, जो भी चीज़ें बोल लो। वांगलिंग इसका सोल मानो पूरे इस प्लेनेट के साथ मर्ज हो चुका था। अब ये जैसे एक बीच को देखता है, पाइथन था जो कि किसी छोटे बीच को खा रहा था। वहां पर भी सेम प्रश्न था, मानो वो चीज़ रुक जाता है, वो बीच रुक जाता है। बट वांगलिंग को लगता है नहीं, ये नहीं है, ये डाउ नहीं है। यहाँ से वांगलिंग निकल जाता है हवा के झोंके के रूप में। अब जो बीच था उस छोटे बीच को डिवोर कर जाता है। अब यहाँ पर वैसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जैसे एक बच्ची रहती है, उसके फैमिली वाले से बोलते हैं कि घर में जाओ। यहाँ पर भी वांगलिंग पहुँचता है और इन लोगों को देखता है, सोचता है हेवेंस का डाओ तो एंडलेस है, पाथ ऑफ डाओ इज बाउंडलेस। मतलब मैं आज जो करूँगा उसका इफेक्ट मुझे फ्यूचर में मिलेगा ही मिलेगा। फिर एक ओल्ड लेडी को देखता है जो कि एकदम रईसी में रह रही थी, वो मरने वाली थी, बट उसके चेहरे पर स्माइल था। फिर उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। फिर एक गांव को दिखाया जाता है जहाँ पर एक मिडिल एज वुमेन थी, और वहाँ पर कोई बर्तन टूट गया था तो वो एक बच्चे को थोड़ा सा डांट रही थी। बच्चा रो रहा था, और वहाँ पर मिडिल एज मैन भी खड़े थे जो कि चुपचाप थे। वो कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाते। यहाँ पर भी वांगलिंग पहुँचता है हवा के झोंके के रूप में। पर जब ये पहुँचता है तो वुमेन भी एकदम कंफ्यूज हो जाती है, शांत हो जाती है।
बंदा जो कि स्मोक कर रहा था वो भी रुक जाता है। बस बच्चा रोते रहते हैं और कह रही थी कि बर्तन तो पहले से थोड़ा सा टूटा था। अब वांगलिंग सोचता है मतलब डाव क्या बर्तन के जैसा है, परफेक्ट नहीं है, क्रैक्स तो होते ही है, कभी भी टूट सकता है। फिर भी इसे लगता है नहीं ये सही नहीं है, यहाँ से भी ये निकल जाता है। अब इसके जाते ही वुमेन फिर से अपने होश में आ जाती है। उसे भी लगता है यार मैं बच्चे को फालतू में डांट रही थी। बच्चा इस दौरान दूर में देखता है, उसे लगता है कोई तो अंकल हवा की तरफ बढ़ रहे थे, बट उसे दोबारा कुछ नहीं दिखता है। अब इधर पहाड़ में एक मिडिल एज्ड मैन को दिखाया जाता है जिन्होंने नीले रंग का कपड़ा पहना था, थोड़े डरे हुए थे। इनके पीछे में एक वुमेन थी जो कि इनका पीछा कर रही थी और इन्हें दौड़ा रही थी कि तुम ऑफिसर ने मेरे फैमिली को मारा है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वांगलिंग यहाँ पर पहुंचता है हवा के झोंके के रूप में। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब ये दोनों। वांगलिंग देखता है और कहता है क्योंकि इस बंदे ने इसकी फैमिली को मारा है, मतलब वो कार्मिक कॉज है। और अब जो लेडी कर रही है मतलब एक तरह से बदला ले रही है, वो कार्मिक इफेक्ट है। बट ये आपके वश में होता है कि आप क्या करना चाहते हो। वांगलिंग का हवा का झोंका यहाँ से निकलता है। ये लेडी इस बंदे को मार देती है और अपने मम्मी पापा को याद करके रोने लगती है कि मैंने बदला ले लिया है। बट वांगलिंग के हिसाब से ये भी असली मतलब इसके कर्मा के नॉलेज को बढ़ा नहीं पाता है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें देखता है, मतलब मैं इसको एक्सप्लेन करता रहूँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे डेथ को भी देखता है लोगों के। वांगलिंग अभी भी कंफ्यूज था, यार डाव है क्या। कोई अंत नहीं था वांगलिंग का, कोई अंत नहीं था, ये कंफ्यूज था, ढूंढते रहता है। अब यहाँ पर एक वाइज मैन को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड थे, और एक बच्चा इनसे प्रश्न पूछता है कि टीचर आप जानते हो कि डाव क्या होता है। ओल्ड मैन सोचते हैं, ये ओल्ड मैन बेसिकली इंसानियत सिखाते थे और बोलते हैं यार इंसानियत होती है, डाव वाव कुछ नहीं होता है। बच्चा चला जाता है। अब क्योंकि वांगलिंग यहाँ पर रहता तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये मैंने क्या किया। इधर एक ओल्ड मैन जाई को दिखाया जाता है जो कि बहुत रेस्पेक्टेड थे, लैंप चलाते हैं और कुछ लिखने वाले थे। यहाँ पर भी हवा का झोंका आता है और एक एंशिएंट वॉइस इस कमरे में सुनाई देती है कि आप इस कस्बे के वाइज मैन हो, तो क्या आपको पता है कि डाओ क्या होता है। ओल्ड मैन डर जाते हैं कि तुम इंसान हो या भूत हो। वांगलिंग एक ही सवाल पूछता है कि डाओ क्या है। ओल्ड मैन खुद को शांत करते हैं और बोलते हैं यार मुझे भी नहीं पता कि डाओ क्या है। वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है, रूम नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पर काफ़ी दूर में एक दूसरे इंसान को दिखाया जाता है, ये भी ओल्ड मैन थे जो कि बच्चों को शायद पढ़ा रहे थे। अब इनका भी एक बच्चा पूछता है कि टीचर डाओ क्या होता है। लोग शांत हो जाते हैं और ओल्ड मैन बोलते हैं कि यार हेवन से ही तो डाओ है। बच्चा फिर से नॉर्मल हो जाता है क्योंकि इसके अंदर शायद वांगलिंग का वो हवा का झोंका प्रवेश किया था और ये हवा का झोंका फिर से यहाँ से निकल जाता है और यही सवाल सबसे पूछते रहता है और इसको सही जवाब अभी तक नहीं मिला था। अभी भी ये कंफ्यूज था। इधर ओल्ड मैन जाई को दिखाया जाता है फिर से, जिनसे वांगलिंग ने सवाल पूछा था जब ये अपने कमरे में थे, लैंप जला रहे थे। और वही आवाज मानो इनके कानों में अभी भी गूंज रही थी। बारिश का टाइम था, छाता लेके बाहर निकले थे और सोच रहे थे कि डाओ क्या है। मुझे लगता था यार मैं तो बहुत ज्ञानवान हूँ, बट मुझे नहीं पता। और फिलहाल ये सिटी के नॉर्दर्न पार्ट में थे, नदी के किनारे बैठे थे, रेन कोट पहना था, मछलियाँ पकड़ने लगते हैं और यही सोच रहे थे कि डाओ क्या है। मतलब यहाँ पर एक और ओल्ड मैन थे जिन्हें ये जाई देख रहे थे जो कि मछली पकड़ रहा था। जाई इस बंदे को देखते हैं और इन्हें मानो कुछ समझ में आता है। इनकी बॉडी कांप सी जाती है कि क्या ये डाव हो सकता है कि मान लो मैं मछली हूँ, जो ये जाला है वो डाव है और जो नदी है वो हेवेंस है, और ओल्ड मैन जो है जिसके पास ये जाला है वो क्रिएटर है जो कि भविष्य को कंट्रोल कर रहा है। और इस दौरान एक हवा जो कि काफ़ी वायलेंट था मानो इस दुनिया को भरने लगता है। जो ओल्ड मैन मछली पकड़ रहा था वो भी डर जाता है, उससे वो जाला छूट जाता है। ओल्ड मैन जाई भी पीछे हटते हैं और ये हवा का झोंका एक इंसान में बदल जाता है वांगलिंग के रूप में। मछली को ये भी देखता है और इसे अब इसके आंखों में एक चमक था। ये अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जिसमें स्पिरिचुअल ऑरा भरा था और ओल्ड मैन जाई में डाल देता है कि तुमने मुझे ज्ञान दिया है तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। बात ऐसी थी कि हेवेंस डाउ नहीं है। डाउ आपके विल से बनता है, आपकी इच्छा से बनता है, तो सबके पास होता है। हेवेंस और अर्थ से आप एक ऑरा लेते हो, या क्योंकि हेवेंस और अर्थ आप ही हो बेसिकली। वही मछली का एग्जाम्पल ये सोचता है। अब जैसे जो जाला है या तो मछली को नदी से बाहर निकाल लेगा। अब मछली बाहर निकलेगी तो लॉ ऑफ द वर्ल्ड को झेलेगी, या तो मानेगी और इनकारनेशन साइकिल में चली जाएगी मतलब मर के, या फिर उसके विरुद्ध जा सकती है। जैसे कि जब मछली जाले में फंसी तो जाले को तोड़ दे तो जिंदा रहेगी। और कल्टिवेटर्स मछली के जैसे ही होते हैं, यानी अब जितना ज़्यादा स्ट्रगल करोगे डाव के विरुद्ध जाओगे, हेवन डिफाइन कल्टिवेटर बनोगे। तो डाव का जो अंडरस्टैंडिंग था अब वो क्लियर हो चुका था। चाहे लाइफ हो या डेथ हो या कर्मा हो, ये सब
डाओ के विल से ही बनते हैं। वांगलिंग चला जाता है। ओल्ड मैन जाई सोचते हैं ये बंदा इंसान है या भूत है। अब यहाँ की जो औरत थी किंगलिंग प्लेनेट की, वो बढ़ना शुरू होती है क्योंकि वांगलिंग पूरी तरह से मर जा चुका था। तो स्पिरिचुअल ऑरा बढ़ने लगती है। नदियाँ, पहाड़, दरिया, मानो एकदम इनके अंदर एक सोल आ चुका था। हरा भरा होने लगता है। अपने आप स्पिरिचुअल स्टोन्स बनने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वांगलिंग ड्रीम डाउ में था। प्लेनेट किंगलिंग के साथ एक हो चुका था। मानो प्लेनेट यही है और यही प्लेनेट है, ऐसा समझो। इसकी वजह से प्लेनेट जो किंगलिंग है उसको भी ज्ञान मिलता है क्योंकि नदी हो, पहाड़ हो, दरिया हो या ग्रह हो, सबके पास अपना एक स्पिरिट होता है, सोल होता है। तो बीस्ट वगैरह भी इस समय एनलाइटन होते हैं क्योंकि वांगलिंग पूरे प्लेनेट के साथ मर्ज हुआ था। इसे याद आता है कि जब स्कैटर डेमन था जो कि एक प्लेनेट के सोल को बाहर निकाल लिया था फाइट करने के लिए, तो वैसे ही इस प्लेनेट का भी सोल है। इधर जाई को समझ में आ जाता है कि वो बंदा घोष नहीं था। नॉर्मल इंसान को भी कुछ ना कुछ समझ में आता है उनके सोल कनेक्शन से। जो नासेंट सोल कल्टिवेटर्स थे जो कि क्लोज डोर कल्टीवेशन में थे, सोल फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करना चाहते थे, स्पिरिचुअल ऑरा इनके आसपास बढ़ने लगती है। और वांगलिंग के ज्ञान की वजह से इनको भी उसका एक थोड़ा सा अंश मिला था। इन्हें पता नहीं था बट वो इनके सोल में था। तो ये आराम से सोल फॉर्मेशन पे पहुंचने लगते हैं। इस प्लेनेट पे आज तक कोई सोल फॉर्मेशन पे नहीं गया था क्योंकि यहाँ की ऑरा कम थी। ये प्लेनेट उतना इवॉल्व नहीं हुआ था बट अब ये प्लेनेट भी इवॉल्व हो चुका था, ऑरा भी बढ़ चुकी थी। और जो भी लोग इस पहाड़ी की तरफ देखते हैं, हैंगयून पीक की तरफ, एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। वांगलिंग के आसपास तो बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स, वो भी एकदम टॉप क्वालिटी के, बनने लगते हैं। वांगलिंग अपने डाव को समझ चुका था, कर्मा को समझ चुका था। इसे याद आता है कि अगर मैं इस लड़की के डोमेन को डिवोर कर लेता तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाता, मतलब उस लेवल पे नहीं जा पाता। और जो यिन और यांग और इसकी निकली थी, धीरे धीरे दुनिया के मिस्ट्रीज को, पावरफुल ओरिजिन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। इसके आसपास एक रोटेशन होता है, हेवन डिफाइंग फोर्स के जैसा। आसमान का कलर बदलने लगता है और ये बहुत फास्ट होता है। ये सब हो रहा था और यहाँ से काफ़ी दूर पे किंग शुई को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट कर रहे थे। अपनी आंखें खोलते हैं और काफ़ी दूर देखते हैं, मानो दुनिया को भेद के देख सकते थे। और कहते हैं कि मास्टर ने कहा था अगर कोई इनका एक स्पेल गलती से भी सीख लिया तो वो उनका स्टूडेंट है। और इस बंदे ने यानी वांगलिंग को ये बोलते हैं कि कॉल द विंड सीखा था तो ये आपका डिसाइपल है। और ये फिर सोचते हैं कि मास्टर मैं आपके लिए रिवेंज तो लूंगा कि सेलेस्टियल रियल्म कोलैप्स कैसे हुआ था। फिलहाल वांगलिंग हाफ स्टेप निर्वाणा स्क्रायर पे पहुंच चुका था। थोड़ा सी बस पुश चाहिए था सेकंड स्टेप कल्टीवेटर बनने के लिए, ट्रू सेकंड स्टेप। अब इसे मालूम था निर्वाणा स्क्रायर पे पहुंचेगा तो डिवाइन रेट्रिब्यूशन तो आएगा ही। और क्योंकि ये हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर है, मतलब जो हेवंस को नहीं मानता है, तो जो डिवाइन रेट्रिब्यूशन आता है वो ज़्यादा पावरफुल आता है। इसे मारने को भी देखता है एक तरह से कह सकते हो। अब वांगलिंग की नज़र याओ बिंग यून पे पड़ती है और इसके आईब्रोज को ये टच करता है। ये बोलता है कि देखो भाई, मैं डोमेन को डिवोर नहीं कर सकता, वो गलत रास्ता है। नहीं तो मेरा डाव खत्म हो जाता, मेरी ओरिजिनलिटी चली जाती। लेकिन मैं इस लड़की के डोमेन को यूज़ करूँगा, मतलब कि इसके डोमेन को समझूंगा बस, और उसकी मदद से अपने कर्मा को और इवॉल्व करूँगा। एक तरह से कर्मा को कंफर्म करूँगा कि इसके साथ क्या हुआ था क्योंकि इसका डोमेन बहुत पावरफुल है। तो फिलहाल ये इसके समझ लो इस लड़की के ड्रीम स्पेस में चला जाता है और इसे पूरी कहानी देखने को मिलती है इस लड़की की कि इसकी एक छोटी बहन थी और ये बोलती है कि मैं तुम्हें बचा के रहूंगी, बस तुम मेरा वेट करना। इसकी आंखों में एक अलग उदासीपन था। ऐसे 15-16 साल की लड़की दिखती है जो कि बार बार बोल रही थी बिग सिस्टर बिग सिस्टर, और ये भी चिल्ला रही थी यंगर सिस्टर रो मत, तुम्हारी बड़ी बहन है ना, एक न एक दिन मैं पावरफुल बनूंगी और तुम्हें बचाऊंगी, मत रो, मम्मी भी नहीं अब तो, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए। छोटी बहन चिल्ला रही थी कि बड़ी बहन मुझे नहीं जाना है, बट एक ओल्ड मैन का हाथ इसे पकड़ता है और लेके चला जाता है। ये भी बोलती है कि मैं इतनी पावरफुल बनूंगी चाहे मेरे इमोशंस भी चले जाए, फिर भी मैं तुम्हें बचा के रहूंगी। एक अलग सैडनेस वांगलिंग भी फील करता है। अब इन्हें थोड़ी पास्ट की स्टोरीज दिखती है वांगलिंग को, जहाँ पर एक मिडिल एज मैन दिखते हैं जो बहुत हैंडसम थे, सेलेस्टियल जैसे दिख रहे थे, और इन दोनों बच्चियों को अलग नज़र से देखते हैं, मतलब थोड़े चिंतित थे, और बोलते हैं कि बिंग यून, मेंग यून, मुझे फॉलो करो। अब जो लड़की मेंग यून थी वो बोलती है अंकल यून, क्या आप हमें मम्मी से मिलवाने ले जा रहे हो। मिडिल एज मैन, इनका चेहरा और उतर जाता है, क्या ही करें, बट इन्हें लेके जाना पड़ता है और बोलते हैं कि हाँ हाँ मम्मी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। इनका नाम था याओ यून और इन्हें एंसेस्टर ने इन दोनों बच्चों को लाने को बोला था, ब्लड गॉड ने बेसिकली। ये नहीं ले जाना चाहते थे बट ब्लड गॉड की आवाज़ आती है। अब ये एंसेस्टर ब्लड गॉड ही होंगे मेरे हिसाब से, बट ब्लड गॉड के कहने पर लेके जाना पड़ता है। और वो बताते हैं कि जो मैजिकल ट्रेजर्स है उनकी, मतलब मैजिकल ट्रेजर्स को इनकी ऑरा चाहिए। अब क्योंकि ये याओ फैमिली के हैं
तो इन्हें कुर्बान करना पड़ेगा। याओ यून को बाहर फेंक दिया जाता है और इनके हाथों से 2 लड़कियों को लेकर चले जाते हैं ब्लड गॉड एंसेस्ट्रल हॉल में। बेसिकली शायद इन लड़कियों को ये लोग डिवोर कर रहे थे। वांगलिंग ये सब चीजें देखता है और याओ बिंगयून का जो डाव है इसे समझ में आ जाता है। याओ यून फिर से चिल्लाते हैं कि एंसेस्टर, क्या वो मैजिकल ट्रेसर हमारे फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिंगयून और मेंगयून के कोई फादर नहीं है। इनकी मदर को भी आपने उसी चीज के लिए कुर्बान कर दिया और ये मैजिकल ट्रेजर के लिए आप इनके भी सोल को लेना चाहते हो। याओ यून इन दोनों बच्चों को बहुत मानते थे क्योंकि इनकी जो मदर थी वो याओ यून की बड़ी बहन थी और सेकेंड जनरेशन में उनसे पावरफुल कोई नहीं था, मतलब इन दोनों लड़कियों की माँ से। फिर ये सोचते हैं कि मेरे बड़े भाई सही थे, ओल्ड एंसेस्टर के बॉडी में कोई डेमन है। याओ फैमिली अब वो वाली याओ फैमिली नहीं है। बड़े भाई चले गए थे, सही किया था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्यों गए थे। शायद इनका जो बड़ा भाई होगा मे बी वो ब्लड एंसेस्टर होंगे, ब्लड गॉड प्लेनेट वाले, आई गेस। तो स्टोरी यहीं समाप्त कर